हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के वायरल बोर्ड पेपर। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका इसमें 70 में से 60 प्लस आने के चांस रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इसका बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न पहला स्टार्ट होता है कि दो दर्पण यम1 तथा यम2 की फोकस दूरी क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक है, तो कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है। जैसे यम1 का फोकस दूरी क्या है, धनात्मक, तो यम1 उत्तल दर्पण हो गया। और यम2 की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक, तो यम2 हो गया अवतल दर्पण। इसमें कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइटों में प्रयुक्त होता है, तो वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि दो लेंसों P तथा Q की शक्ति क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक है, तो कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए, P का जो है शक्ति का है धनात्मक, इसलिए ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक, अब देख सकते हैं Q का जो शक्ति है वो है ऋणात्मक, इसलिए इसका Q का मतलब हो गया अवतल लेंस। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल Q मतलब केवल अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन की दशा में गुजरता है, तो यदि आपतन कोण तथा निर्गत कोण का अनुपात यक्स हो तो। तीसरा प्रश्न है कि एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन की दशा में गुजरता है, यदि आपतन कोण तथा निर्गत कोण का अनुपात यक्स है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इसका कंडीशन सी होना चाहिए, यक्स बराबर 1 होना चाहिए। इसका मतलब कि आपतन कोण और निर्गत कोण का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर परिपथ में आवेश की मात्रा होगी। जैसे देखिए, इसमें जो तंतु में कितना धारा बहता है, आई का मान दे दिया हमारा 0.5 एम्पियर, और जो समय दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं टी दिया हुआ है 10 मिनट। तो हम 10 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो गया। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, आई बराबर क्यू अपान में टी। तो हमको क्यू का मान निकालना है, तो क्यू बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई इंटू टी। अब देख सकते हैं आई का मान कितना है हमारा 0.5 है, और टी का मान है 600। जब इसमें गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 300 गुलाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुलाम। सी इसको लिख लो, हम लोग लिखते हैं 300 गुलाम आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चौथा का बी। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि विद्युत परिपथ में x1, x2 तथा x3 क्रमशः धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, तो ओम के नियम के अनुसार है। जिसे इसको ध्यान से आप समझेंगे, देखिए x1 जो है वो धारा, x1 बराबर आई है, ठीक, और x2 बराबर है, यहाँ पे x1 लिखेंगे। अब x2 बराबर है विभवांतर जिसको हम लोग कहते हैं v, और x3 बराबर है आपका धारा r। तो हम लोग ओम का नियम क्या जानते हैं जी, ओम का नियम जो होता है r बराबर v अपान में i। तो यहाँ से प्रत्येक का मान रखिए, तो r के जगह पे x3 रखना है, और v के जगह पे रखना है आपका x2, और i के जगह पे रखना है x1। तो देखिए, ऐसा तो ऑप्शन में इस रूप में नहीं दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए x3 और x1 का गुना करा देते हैं, x3 x1 बराबर x2। ऐसा कोई ऑप्शन है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, x2 बराबर x3 x1 हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि छठवां प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कोड होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कोड क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी चित्रानुसार कागज के तल में है तथा एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। अगला हमारा निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, जिसे ZnO+C जब रिएक्शन करते हैं तो
N+CO। कहने का मतलब यहाँ पे इसका देख सकते हैं, यहाँ से ही कम हो गया, अब ये जो C है यहाँ पे अधिक हो गया। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑप्शन दिया है पहला रेडॉक्स अभिक्रिया, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया के ये उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है कि NaH2PO4 एक उदाहरण है। NaH2PO4 एक उदाहरण है। यह एक किसका उदाहरण है? देख सकते हैं पहला दिया एक साधारण लवण का, एक अम्लीय लवण का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, एक अम्लीय लवण का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है जी, इसलिए अम्लीय को दर्शाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न 10वां है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। Al2O3 दोनों से क्रिया करता है, अम्ल से भी क्रिया करता है और क्षार से भी क्रिया करता है। अगला प्रश्न है कि 11वां प्रश्न हमारा कि ब्यूटेनॉन 2 का संरचना सूत्र क्या है? कहने का मतलब जो 2 है, ओन, जैसे ओन का पहचान होता है समूह ओ होता है, तो ओ दूसरे नंबर पे जुड़ा होना चाहिए। तो देख सकते हैं किस में जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही ब्यूटेनॉन 2 का फार्मूला है। अगला हमारा प्रश्न है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथाइन। क्या नाम है? एथाइन। अगला हमारा प्रश्न है कि एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 20 है, तो वह क्या है? धातु है कि अधातु है कि अक्रिय गैस है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर परमाणु क्रमांक 20 है तो 20 है जो परमाणु क्रमांक ना, वो धातु के ही अंतर्गत आता है, धातु वाले ग्रुप में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं अगला हमारा प्रश्न है 14वां कि मानव हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाधमनी। कौन सुनिश्चित करता है? महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरित लवक। कौन? हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। 16वां प्रश्न है कि पाइरुवेट अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं? तो पाइरुवेट अणु में 3 कार्बन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि 17वां कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकता के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आनुवंशिकता भी बोल सकते हैं, कि जनक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला हमारा प्रश्न है 18वां कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय द्विदिशीय? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी तो होता है। मस्तिष्क का मतलब हमारा दिमाग का भाग हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलित बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि के। अब हम इसका देखेंगे प्रश्न उत्तर। हाँ जी, इसका देख सकते हैं खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न ये है कि एक 5 सेंटीमीटर आकार का वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। और दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण के ध्रुव से पर्दे की दूरी जिस पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये हमको बताना है। देखिए सबसे पहले इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, और फिर दर्पण से ध्रुव के पर्दे की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसका साइड में हल कर देते हैं। जिसे देख सकते हैं वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का है, जिसे इसका आर का मान कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो एक आप फार्मूला जानते होंगे कि एफ बराबर r/2 होता है। अब लेकिन बात समझिए, 21 दर्पण के लिए बात किया जा रहा है, अवतल के लिए, इसलिए यार यहाँ पे माइनस में होगा, तो यहाँ पर हम माइनस का यूज करेंगे। देख सकते हैं -40/2
से काट देंगे तो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये यफ का मान निकल गया हमारा कितना -20 सेंटीमीटर। अब ये भी दिया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की यू का मान कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं लेंस के लिए, यहाँ पे हल कर रहे थे 1/में यफ बराबर 1/में भी माइनस 1/में भी प्लस 1/में यू, यही ना जानते हैं जी। तो यहाँ से आप रह के हल कर सकते हैं, इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये था देखिए पहले प्रश्न, जिसके लिए कितना अंक निर्धारित थे 2 अंक निर्धारित थे। अगला है प्रश्न कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का 3 ठो नियम होता है, उसके बारे में आपको लिख लेना है। ये भी आपका देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा का कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस प्रयुक्त होता है। अब प्रयुक्त दोनों लेंसों की प्रकृति बताइए। मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त दोनों लेंसों की प्रकृति बताना है। इसके लिए भी आपका 2 अंक निर्धारित है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक 5 ओम प्रतिरोधक से प्रति 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक की गणना कीजिए। अब प्रवाहित धारा तथा सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपका 2 अंक निर्धारित है। अगला हमारा प्रश्न है जो हम तीसरा का प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई तथा व्यवहारिक मात्रक क्या है, दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक। अब इसका व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। और दोनों में संबंध ये होता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते 1.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है। ऐसे करके आता है 3.6 होता है जी, 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, यही इसका संबंध होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, देख सकते हैं कि एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है। इस चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त है। इसके लिए भी आपका देख सकते हैं 2 अंक निर्धारित है, ठीक। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु जिसका +2 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है, वस्तु के लेंस के प्रकाशित केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब के लिए ज्ञात कीजिए। प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आपके लिए 4 नंबर का है। अगला प्रश्न है कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित युक्तियों का महत्व क्या होते हैं। फ्यूज तार और भू संपर्क तार के बारे में बताना है। इसमें फ्यूज का मतलब, आप फ्यूज तार का मतलब तो समझ ही रहे हैं, उपकरण को बचाने के लिए। अब भू संपर्क तार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई उपकरण है, उसमें तार कहीं से कट हो गया, अब उसमें करंट फैल रहा है, तो भू संपर्क तार के द्वारा ये जो उसमें एक्स्ट्रा करंट होता है वो जमीन में प्रवेश कर जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, देख सकते हैं, या इसको आप नहीं करना चाहते हैं, जैसे 4 और 2 मिला के 6 नंबर हुआ, तो अगला इसका प्रश्न अथवा करके देख सकते हैं। बोल रहा है कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम तथा कार्य लिखिए जिनके रोधक आवरण का रंग निम्नलिखित है। जैसे लाल है, काला है, हरा है। देखिए लाल रंग क्या करता है, जो लाल रंग होता है वो स्रोत से विद्युत ऊर्जा को उपकरण तक पहुंचाता है। अब काला क्या करता है, उस उपकरण से स्रोत तक वापस ऊर्जा को ला देता है। और हरा क्या करता है, उपकरण में एक्स्ट्रा करंट को पृथ्वी तक पहुंचाता है। यही इन लोग का कार्य है। अगला प्रश्न है कि दिए गए परिपथ के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व सी के बीच परिणामी प्रतिरोध तथा परिपथ में धारा, प्रवाहित धारा इसमें निकालना। ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं 4 नंबर का है। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ जी, तो मेरा 5वां प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करिए। तो देख सकते हैं पहला है कि CH3COOH की क्रिया NaHCO3 से करा दिया है। अब पूछ रहा है कि A, B और C के जगह पे क्या आएगा, उसके बारे में लिखना है। ये जो 1 नंबर का प्रश्न है, जिसमें सेकेंड में बोला है कि CH3CH2OH का क्रिया H2SO4 से कराता है, तो एक पे क्या बनेगा उसको लिखना है। और सी में देख सकते हैं PbNO3 का वोल्ट वाइज को हीट किया जा रहा है और ABC बनता है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद डी में है CaOH का वोल्ट वाइज प्लस CO2 की क्रिया कराया है,
फिर ए और बी के जगह पे क्या प्राप्त होगा वो आपके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो आपके लिए 2 अंक निर्धारित है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण की विधि तो आपको मालूम होगा कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। रासायनिक समीकरण लिख देना है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। अब इसके 2 उपयोग बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यही ना होता है, CaSO4 × 1/2H2O। ये होता है, इसका 2 उपयोग बताना है, जिसको हम लोग प्लास्टर कहते हैं। तो हाथ में जोड़ने में, मूर्ति बनाने में, यही सब इसका प्रयोग है। अगला है कि नीचे लिखी गई रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, इसको बैलेंस करना है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया और 4 यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 5, इसको भी 2 से गुना कर सकते हैं। देख सकते हैं अब देखिए हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 4, यानी रिएक्शन मेरा ये बैलेंस हो गया। जिसे इसको बैलेंस करना है, HNO3 COH का होल ट्वाइस रिएक्शन करके CONO3 का होल ट्वाइस बना है प्लस H2O बना है। तो इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या पे 1, यहाँ पे 2, 3 हो गया, यहाँ का है 2। तो देखिए इसको भी देखिए यहाँ पे 3 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 है, तो इसको सम संख्या बना देते हैं 2 से गुना करके, यानी 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। हाइड्रोजन अब मेरा बैलेंस है। नाइट्रोजन O3 2 है, क्योंकि 2 गुना करेगा ना, तो यहाँ भी देख सकते हैं 2, यानी रिएक्शन मेरा पूर्णतः बैलेंस हो गया है। अगला प्रश्न कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए एवं इसके 2 उपयोग लिखिए। इसके लिए भी आपका 2 अंक निर्धारित है। आपको पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताना है, फिर उसका उपयोग लिख देना है। साबनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके लिए भी आपका 2 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि निम्न, हाँ जी 7वां मेरा प्रश्न है ए में, ये देखिए और करके दिया हुआ, अगर ये कर लेते हैं तो इसको नहीं करना है, अगर इसको नहीं करने पाते हैं तो इसको करना है। जैसे निम्न कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला में दिया हुआ है CH3 CH2 CHO। देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हमको काउंट इधर से करना है जिसमें कुछ समूह जुड़ा हुआ है। जैसे CHO समूह जुड़ा हुआ है तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोपे हो गया। अब CHO का अनुलग्न होता है अल, तो इसमें जोड़ देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। यही इसका IUPAC नाम है। अगला है देखिए इसमें इसका IUPAC नाम बताना, तो इधर इसमें काउंट करते हैं, इधर से काउंट करेंगे क्योंकि समूह इधर जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप में ओइक अम्ल जोड़ेंगे, क्योंकि इसका जो इस समूह का अनुलग्न होता है वो ओइक अम्ल होता है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल बोल सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। जिसे इसका नाम बताना है, इसमें उधर से काउंट करना है जिसमें समूह हमको पहले मिले। तो इधर से भी काउंट करेंगे 2 ये नंबर पे मिलेगा, इधर से भी काउंट करेंगे 2 ही नंबर पे मिलेगा। काउंट करते हैं 1 2 3। तो देखिए 2 नंबर पे क्या आया है OH। तो इसका नाम देखिए 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप। यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन और प्लस में 2 नंबर पे आल है, तो प्रोपेन +2 आल, इसको जोड़ सकते हैं तो हो जाएगा 2 प्रोपेनाल। अगला है देख सकते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड इधर से आया है, तो हम पहले इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्यूट प्लस 1 नंबर पे कहाँ गया है, 1 नंबर पे इन आया, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका अनुलग्न आयन होता है ना, तो यहाँ पे हम आयन जोड़ देंगे। तो इसका नाम बता सकते हैं ब्यूटाइन भी बता सकते हैं। इस प्रकार आप करेंगे तो इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है बी वाला कि देख सकते हैं कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से करा देते हैं तो लवण और जल बनता है, तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। इसका आपको रिएक्शन लिख के दिखा देना है। इसके लिए आपका 2 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है 8वां, देख सकते हैं खंड ब है भाग 3, ठीक है। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है और उसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है, जिसके लिए आपके लिए 2 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों के क्या कार्य हैं, इसके बारे में लिखना है। इसके लिए आपका 2 नंबर निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि पुष्प का अनुदैर्ध्य कार्य का
नामांकित चित्र बनाइए। इसके लिए चित्र बनाना है और इसके लिए आपका 2 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है, जो 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता को समझाइए। उत्पादक का मतलब होता है उत्पादन करना, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं उसको उत्पादक बोल सकते हैं। उपभोक्ता का मतलब लेने वाला होता है, उसके बारे में लिखना है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। देख सकते हैं इसके लिए 2 अंक निर्धारित है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रभावीता के नियम को समझाइए। इसके लिए भी आपका 2 अंक निर्धारित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ प्रश्न हमारा ये है कि मानव मूत्र तंत्र की चित्र बनाइए। उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकन कीजिए। पहला है वृक्क, जैसे मानव मूत्र तंत्र का चित्र बना लेना है। उसमें वृक्क को दर्शाना है, मूत्रवाहिनी को दर्शाना है, मूत्राशय को दर्शाना है और मूत्र मार्ग को दर्शाना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है, इसके लिए 6 अंक निर्धारित है, देख सकते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा करके भी दिया है कि पौधों में अलैंगिक जनन का विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब पौधों में अलैंगिक जनन कैसे किया जाता है उस विधियों का वर्णन करना है। बस आप इतना ही प्रश्न, अगर आप पूरी तरह से बढ़िया से करते हैं तो आपका 60 प्लस नंबर आने का संभावना बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।